नमस्कार। बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है और दूध उत्पादन में भी शीर्ष राज्यों में बिहार शामिल है। ऐसे में बिहार सरकार ने अभी हाल में फैसला किया है कि हम दूध उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका लाभ बिहार की अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हो, साथ में किसानों की आय में भी वृद्धि हो। जाहिर है इस दिशा में प्रयास जारी हैं। आज इसी विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो में दो विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक रूपेश राज जी। रूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं नमस्कार डेयरी बिहार के निदेशक विनय कुमार चौधरी जी। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। इससे पहले कि हमारी बातचीत शुरू हो, आइए पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। आज बीच बहस में चर्चा करेंगे बिहार में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास पर। बिहार में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास, 3 गुना उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य। दुग्ध उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। बिहार देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए डेयरी सेक्टर का तेजी से विस्तार कर रही है। सरकार ने दूध उत्पादन को मौजूदा स्तर से लगभग 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में जहां प्रतिदिन लगभग 40 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है, वहीं इसे बढ़ाकर 1.25 करोड़ लीटर प्रतिदिन करने की योजना है। इसके लिए डेयरी इकाइयों की स्थापना पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत 2, 4, 15 और 20 दुधारू मवेशियों की इकाई स्थापित करने पर लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 75% तक तथा सामान्य वर्ग को 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। वियो कॉम्फेड के माध्यम से उन्नत नस्ल की गाय, भैंस और बकरियों का वितरण किया जा रहा है। इसमें महिला पशुपालकों को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही 7 निश्चय योजना के तहत प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन किया जा रहा है ताकि पशुपालकों को सीधे बाजार से जोड़ा जा सके। फाइनल व्यू, ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन के लिए जीविका दीदियों को डेयरी आउटलेट संचालन में प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों को बैंक से रियायती ऋण, सब्सिडी और वैज्ञानिक पशुपालन का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन प्रयासों से बिहार में दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि अभी क्या मौजूदा स्थिति है और किस तरह से राज्य सरकार प्रयास कर रही है दूध उत्पादन को बढ़ाने में और कैसे इसका लाभ किसानों को मिल सकता है, बिहार की जनता को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, रूपेश राज जी आपके पास आना चाहते हैं। निश्चित तौर पर डेयरी प्रोडक्ट, दूध के साथ साथ उसके प्रति लोगों की जो कह सकते हैं अनुराग है, उसको इस्तेमाल करने की जो चाहत है, वो निश्चित तौर पर बहुत है, बढ़ी है हाल के वर्षों में। कैसे इसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही, कैसे इसका लाभ किसानों को मिले, पशुपालकों को मिले? सबसे पहले हम समझने की आपसे कोशिश करते हैं कि आखिर ये डेयरी का नेटवर्क क्या है और कैसे पशुपालकों को इससे इसका लाभ मिलता है। रूपेश राज जी। जी हाँ, डेयरी का नेटवर्क जो है बिहार में आनंद पद्धति पे हम लोग काम कर रहे हैं जी। ये त्रिस्तरीय संरचना होता है, जिसका पहला स्तर होता है ग्रामीण स्तर पे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिला स्तर पे होता है दुग्ध संघ या मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, और राज्य स्तर पे होता है डेयरी फेडरेशन। बिहार में कुल 8 दुग्ध संघ कार्यरत हैं और 2 यूनिट कार्यरत हैं। इसके अलावा हमारा जो दुग्ध महासंघ है
जिसे हम कहते हैं बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, इन शॉर्ट कॉम्फेड। जी। ये दुग्ध का पूरा जो संरचना है, अभी हमारे 45,000 जो गांव है बिहार के, 44,000 कुछ गांव जो हैं, उनमें से आधे से ज्यादा में हमारा दूध जो समितियां हैं वो कार्यरत हैं। और जो लक्ष्य है कि आने वाले 3 सालों में इन सारी गांवों को हम लोग समितियों से आच्छादित कर देंगे। जी। हम आपके पास फिर लौटेंगे रुपेश जी, लेकिन जरा सा विनय चौधरी जी के पास आना चाहेंगे। विनय जी, अगर हम बिहार के नेटवर्क की बात करें तो अपने 9 प्रमंडल हैं अपने इस राज्य में, तो क्या सभी आच्छादित हैं अपने इस जो डेयरी प्रोजेक्ट है उसके तहत, और सीधे उसका लाभ जो पशुपालक है, यानी कि वितरण की जो व्यवस्था है दूध की, जो उस तरह से नेटवर्क, क्या उनसे दूध कलेक्ट करने की भी है? जरा इस पर आपसे चाहेंगे। नेटवर्क में तो थोड़ा कमी है, इसीलिए तो सरकार का लक्ष्य है कि जो छूटा हुआ गांव है जहां दूध समिति संग्रहण करने के लिए नहीं बना हुआ है, उस गांव को भी हम 7 निश्चय पार्ट 3 में शामिल कर रहे हैं। और जो चल रहा है उसको और थोड़ा स्ट्रेंथ देना है। इससे होगा कि अधिकतर पशुपालक हमारे समिति से जुड़ेंगे और उनका दूध आएगा समिति में, तो हमारा दूध का संग्रहण भी बढ़ेगा और हमारे डेयरी इकाई जो भी हैं अभी बिहार में कार्यरत हैं, तो उनको भी भरपूर अपने क्षमता का उपयोग करने का मौका मिलेगा जी। और फिर जो है मार्केटिंग पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो हम लोग पंचायत लेवल पे एक कम से कम सुधा बिक्री केंद्र भी खोलने का सरकार को योजना बना दिया। हम विनय जी आपसे जरा सा ये सवाल को समझना चाहेंगे कि आखिर पशुपालक या जो किसान जो जिनके पास पशु है वो आपसे क्यों जुड़े, उनको क्या लाभ होगा आपसे जुड़ने से, क्या आप उनकी मदद करेंगे, कैसे करेंगे? समिति से जुड़ने से किसान को जो है अपना दूध का मार्केटिंग करने के लिए जो है वो फ्री हो जाते हैं। उन्हीं के गांव में समिति है जी, वो अपना गाय का चारा दाना दे करके दूध निकाल के अपना समिति में दूध जमा कर दें। उसके बाद वो फ्री रहते हैं खेती बाड़ी में या और अन्य कार्य जो है उसमें फ्री हो जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी किसान के पास 10 लीटर 15 लीटर दूध है तो रोज मार्केटिंग का एक प्रॉब्लम हो जाएगा उनको, तो ये सुविधा हमको वहाँ से मिलता है समिति से। इसके अलावा समिति जो है लेवल से उनको जो है वेटनरी सर्विस का सुविधा मिलता है और रियायत दर पे उनको सुधा दाना चारा ये सब जी है ना, और एआई का फैसिलिटी मिलेगा। सब में उस किसान को कुछ न कुछ अपने तरफ से कंपेयर और ये उनको सुविधा देती है। जी जी। हम फिर लौटेंगे विनय जी आपके पास। रुपेश जी आपके पास आना चाहते हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वितरण, और इसकी तो बाद में बात आती है, सबसे है कि जो गौवंश है जी बिल्कुल उनकी क्वालिटी में सुधार हो, उनके नस्ल में सुधार हो। इसके लिए क्या सरकार की स्कीम है और कैसे आप इसमें किसानों की मदद करते हैं? रुपेश जी। ये हमने एक अंतर पाया है बिहार में कि प्रति जानवर दूध का जो उत्पादन है राष्ट्रीय औसत से कम है हमारा, और ये जो स्तर है ये हमें एक चैलेंज देता है। अगर प्रति गाय का दूध उत्पादन कम है तो उनका लागत बढ़ रहा है, उनकी आमदनी घट रही है। अगर उनको रोजगार देना है और साथ साथ हमको आमदनी बढ़ानी है तो प्रति जानवर दूध के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम जो है वह नस्ल सुधार का। नस्ल सुधार की जो योजना है उसमें 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो है कि अगर हम एक अच्छे नस्ल का जानवर ला करके इंडक्शन प्रोग्राम की तरह वो करें। दूसरा का तरीका है कि हम एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, जिसमें 6 सॉर्टेड सेमेन एक प्रमुख माध्यम होता है, अच्छे नस्ल के जानवर से उसको करा करके हम ये कराते हैं, एआई कराते हैं, तो फिर नस्ल में भी सुधार होगा। और तीसरा एक तरीका है आईवीएफ पीटी के द्वारा हम उससे भी अच्छे नस्ल का ला सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं, 3 तरीका है जिससे हम सुधार कर सकते हैं। इसके जी हाँ, कुछ कह रहे हैं। इसके अलावा नस्ल सुधार करने के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसको वेटनरी का सर्विसेज और फीड सपोर्ट अच्छा मिले, तब जाकर के एक अच्छा गोवंश तैयार होता है और जिससे कि जाकर के वो अच्छा दूध उत्पादन करेगा और हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। जी, यहीं पर एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। गोवंश में बकरी और भैंस भी शामिल हैं या उनके लिए अलग से व्यवस्था है? क्या गोवंश का मतलब होता है गाय और भैंस दोनों। जी। वैसे राज्य सरकार की योजना में बकरी पे भी काम है हमारे। तो अब अभी क्या पोजीशन है भैंस और बकरी को लेके? सिर्फ ध्यान ज्यादा गायों पर है या फिर उनके दूध को भी आप इसके इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं? कैसे किसानों की आय बढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या इसमें शामिल है?
डेयरी के द्वारा जो है गाय और भैंस, ये दोनों के जो केमिकल स्ट्रक्चर में कह ले, माइक्रोबायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कह ले, लगभग समान सिमिलरिटी होता है। तो सेम प्रोसेसिंग यूनिट में हम दोनों को करा सकते हैं। बकरी का दूध को अगर हमको उनको प्रोसेस कराना होगा तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा प्लांट मशीनरी में। विनय जी, अब आपके पास आना चाहेंगे, अगर पशुपालकों को दिक्कत है, आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो उसमें कैसे आप मदद करते हैं? क्या बैंक सीधे वो जाएंगे, आपके माध्यम से जाएंगे? क्या लाभ मिलेगा, किस तरह का लाभ देंगे आप? अभी जो इस बार जो 7 निश्चय श्री के अंतर्गत हम लोग योजना बना रहे हैं, जी जी, अभी प्रोसेस में है, तो उसमें विचार हुआ है कि समिति के सदस्यगण को ही जो है बैंक के माध्यम से गाय उपलब्ध कराया जाएगा। जी जी, और उनको जो अपना ये ईएमआई बैंक फिक्स करती है, जी जी, तो उसमें समिति के थ्रू ही है ना, उनका ईएमआई, उनका जो दूध कलेक्शन वो दे रहे हैं, उसी में से कट करके बैंक को चला जाएगा। चलिए। और उनको ब्याज दर जो बैंक लेगी तो वो उसमें जो है सरकार से उनको सहायता दे दी। हम आपके पास फिर विनय जी आएंगे। जरा रुपेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर मान लिया हमारे पास पशु हैं, गाय हैं, लेकिन उसके स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत चिंतित रहते हैं, उसके टीकाकरण वगैरह को लेकर जो हमारे पास जानकारी नहीं है, तो उसमें कैसे मदद करते हैं आप? क्या मदद करते हैं? किस तरह से उसका लाभ किसान ले सकते हैं? राज्य सरकार के द्वारा इसमें सपोर्ट दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट्स एमबीयूज जो हैं अलग अलग जिला में कार्यरत हैं, और वर्तमान में लगभग दुग्ध समिति के माध्यम से कॉम्फेड के द्वारा जो जितने भी एमबीयूज हैं लगभग 4 से 5 हजार जानवरों को एवरीडे ट्रीट कर रहा है, और इसकी जो है समीक्षा प्रतिदिन की जाती है। अच्छा। साथ ही साथ अलग अलग दुग्ध संघ जो भी हैं वो अपने स्तर से ऐसा बहुत सारा काम कर रहे हैं, जिससे कि अपने वेटनरी डॉक्टर के द्वारा इस पे सपोर्ट किया जा रहा है। वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ पटना, जहां पर मैं प्रबंध निदेशक हूं, उसके द्वारा हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया है। वर्ष में 3 बार फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जितने भी कैटल हैं, जितना भी गोवंश है, उसको हम लोग डिवॉर्मिंग का कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। वैक्सीनेशन हम साल में 3 बार कराते हैं, जिसमें लंपी स्किन डिजीज का वैक्सीनेशन हो, HSBQ का वैक्सीनेशन हो, या फिर FMD का वैक्सीनेशन हो। ये साल में 3 बार हमको कराते हैं, अपने जानवरों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। अब उसके बाद में बात करें तो अगर लगता है उनकी चारा की अगर समुचित व्यवस्था हो, क्वालिटी वाली हो, ताकि उनका दूध उत्पादन बढ़ सके, इसमें क्या मदद की जाती है, कैसे की जाती है, और क्या मदद हो सकती है? जी बिल्कुल। चारा एक ऐसा चीज है जिसको हमको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। जी, बिकॉज चारा, अगर उच्च गुणवत्ता का चारा हम दे रहे हैं अपने किसान भाइयों को, जी, तो इससे हमको सबसे अधिक फायदा होगा। अब चारा का जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो चारा में सबसे प्रमुख चारा जो है वो ग्रीन पाउडर होता है, हरा चारा माना जाता है। हरा चारा अलग अलग मौसम के हिसाब से अगर हम बात करें तो खरीफ के मौसम में ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, बहुवर्षीय नेपियर घास इत्यादि दिया जाता है। साथ ही साथ रबी के मौसम में जई, मक्का, बरसीम, लूसन, राई ग्रास इत्यादि दिया जाता है। ये चारा अगर उनको हम प्रोवाइड कराते हैं अपने किसान भाइयों को, तो ये इससे उससे हरा चारा उत्पादन करने के बाद चारा का बीज प्रोवाइड कराते हैं, तो हरा चारा उत्पादन करके बहुत आसानी से हो सकता है। जी जी। इसके अलावा गर्मी के मौसम में अगर हम चारा उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, या फिर किसी दूसरे कमर्शियल क्रॉप को प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे किसान भाई, तो उनको हम चारा की जरूरत को पूरा करने हम साइलेज का भी साइलेज को भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जी जी। इसके लिए सरकार के द्वारा और हर एक दुग्ध संघ के पास अपना साइलेज का प्लांट है, और ये साइलेज में एक अच्छी बात क्या होती है, इसका जो है शेल्फ लाइफ काफी अच्छा होता है। तो साइलेज अगर दुग्ध संघ अपने स्तर पर उत्पादन करता है और उसके बाद फिर हम पशुपालकों को देते हैं, तो इससे उनका चारा का कॉस्ट भी कम पड़ेगा और दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। जी। साथ ही साथ बिहार में अलग अलग दुग्ध संघ के पास अभी तो मुख्यतः 3 जगह है, 4 जगह है बिहार में। पटना में है, बिहिया में है, बरौनी में है, और मुजफ्फरपुर में है। हम लोग के पास कैटल फीड का प्रोडक्शन यूनिट है। जी। तो इन कैटल फीड प्रोडक्शन यूनिट में उच्च गुणवत्ता का चारा जो है सुधा दाना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो भी अपने किसानों तक हम पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ हमने रिसेंटली कुछ ऐसे नए नए चारों का सुधा दाना का उत्पादन किया है, जिससे हम अपने ब्रीड को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब उनको अच्छी फीडिंग करा के इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसमें काफ स्टार्टर फीड दिया जाता है, प्रेगनेंसी फीड दिया जाता है, अर्ली लैक्टेशन फीड दिया जाता है, और काफ ग्रोथ मील दिया जाता है। तो ये सब कुछ जो है इस पे जो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है वो काम करते रहते हैं, और अच्छे चारा को हम अपने किसान भाइयों को देते हैं।
जी विनय जी, आपके पास अब आना चाहेंगे। हम आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि माना जाता है कि भौगोलिक कारणों से कई प्रकार की जो प्रजातियां हैं गौवंश की, वो कहीं पे ज्यादा सफल होती है, कहीं पे कम होती हैं। तो बिहार के लिए कौन सी मुफीद है? देसी गायों को के पालन पर जोर है सरकार का, और कोशिश की जा रही है कि देसी नस्ल की गाय पाली जाए। बिहार को लेकर जरा सा हम समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप लोग वैज्ञानिक भी हैं और किस तरह से उत्पादन बढ़े इस पर हम बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कौन सी नस्ल यहाँ के लिए मुफीद है और कौन सी नस्ल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? कौन कौन से नस्ल यहाँ के पशुपालकों को पालने चाहिए? देखिए, भौगोलिक स्थिति का तो असर पड़ता है जी जी। गाय के रख रखाव में, दूध उत्पादन में। तो हम लोगों के यहाँ जो परंपरागत रूप से पशुपालन हो रहा है, तो वो गाय वाला जो ब्रीड अपने लोकल है, वो दूध उत्पादन ज्यादा नहीं करती है। पहले चूंकि ट्रैक्टर का कम यूज होता था, तो आदमी गाय बैल के लिए रखता था। बैल का उपयोग पहले होता था ज्यादा, तो उसके लिए गाय रखनी ही है। तो चाहे वो 2 लीटर दे या 4 लीटर दे जी, उससे उसको कोई लाभ नहीं होता था विशेष। और उसके बाद साइड से भैंस भी पालन करते हैं पालक से, पहले जमाने से भी। तो अब है कि अब हम लोगों का डिमांड बढ़ते जा रहा है, आबादी के हिसाब से डिमांड बढ़े, तो हमको दूध ज्यादा चाहिए। तो वो परंपरागत ढंग से हमारा काम होगा नहीं। तो हम लोग जो है बिहार सरकार समग्र गौ विकास योजना के तहत शुरू किया था ये क्रॉस ब्रीड, यानी क्रॉस ब्रीड नस्ल के गाय का बढ़ावा दिया कि उसमें क्रॉस ब्रीड में जर्सी और फ्रीजियन का क्रॉस है ना 50% या उससे थोड़ा ऊपर, जो कि यहाँ, लेकिन यहाँ के कंडीशन में वो बढ़िया से फुल फॉर्म में अपना दूध का उत्पादन नहीं कर पाता है। चारा दाना जो भी मेंटेन कर सकते हैं किसान अपने तरफ से प्रयास करते हैं दूध का उत्पादन, लेकिन बढ़ा तो उनसे, लेकिन उतना अब जो है जो जरूरत पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से किसान देखता है कि वो क्रॉस ब्रीड नस्ल जो है अधिकतर बीमार रहेगी। तो किसान ओवरऑल जब अपना गणित लगाएंगे तो उनको लगता है कि इसमें ज्यादा फायदा नहीं बुझा रहा है। और जो हमारा लोकल ब्रीड है या देसी गौ पालन का भी बढ़ावा इसीलिए दिया गया अपने ही देश का, जो देसी नस्ल है जैसे साहिवाल है, गिर है, सरकार है, जिसका की दूध जो है 10 लीटर, 12 लीटर, 14, 15 तक भी जाता है, 20 तक भी चला जाता है अगर बढ़िया मेंटेन कीजिए। तो उसको क्यों न बढ़ावा दें, ताकि वो यहाँ के क्लाइमेट से लगभग अनुकूल है, तो वो बीमार कम पड़ती है जी। और ये आपका क्रॉस ब्रीड जो है दुधारू ज्यादा होगी, 25 लीटर 30 लीटर आम देने लगती है। लेकिन उसमें से तो किसान देखता है कि आधा पैसा तो इलाज में चला जाता है ना। और साहिवाल का या गिर का दूध भी अच्छा रहता है। तो मतलब कोशिश हो रही है कि देसी नस्ल पे ही ज्यादा जोर है। वो करें। और भैंस पे भी पिछले साल से समग्र भैंस योजना भी बिहार सरकार चलाई थी, है ना, कि भैंस भी पालन पे जोड़ हो जी जी, ताकि उसके रख रखाव में थोड़ा सा रिलैक्स रहता है किसान, है ना। और चारा दाना अगर बढ़िया से दे, ये करे तो उसका दूध उत्पादन भी अच्छा रहता है, उसमें फैट ज्यादा रहता है जी। तो इधर जो आपका क्रॉस ब्रीड वाला दूध है उसको भैंस के साथ मिलाइएगा तो लगभग ढंग का दूध आ जाता है जी जी। प्लांट में। प्लांट वाले को भी अच्छा लगता है कि अपना ये मार्केटिंग के लिए जो दूध तरह तरह का वो बनाते हैं उसमें उसको सपोर्ट मिल जाता है जी। यानी फैट वाला और बिना फैट का फिर काउ मिल्क ऐसे करके अलग अलग करते हैं। जी जी। चाय के लिए अलग, हाँ चाय के लिए अलग है। जी जी। चलिए हम फिर आपके पास लौटेंगे। जरा सा रुपेश जी आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जैसे इन्होंने कहा कि रख रखाव को लेकर अगर पशुपालक निश्चिंत है तो मतलब स्वाभाविक है उनका भी थोड़ा विकास होगा और पशु भी आराम से रह सकते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण बात आती है, क्या पशुओं के बीमा के लिए, गाय की बीमा के लिए आपकी तरफ से जो समितियां हैं उसमें सहयोग मिलता है पशुपालकों को? क्या करना चाहिए उनको, किस तरह की स्कीम है? राज्य सरकार के द्वारा बीमा का स्कीम चलाया जा रहा है। इसमें 250 रुपीज का बीमा करा रहे हैं और ये बीमा से हमारे किसानों को फायदा हुआ है जी।
ये स्कीम चल रहा है। मतलब यानी कि बीमा की पूरी व्यवस्था है। जो पशुपालक नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, उनको तुरंत बैंक से जाके इसकी बीमा की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर लेनी चाहिए, उनके हित में है। आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए एक और सवाल आपसे करना चाहते हैं कि जो पशुपालक अभी तक समितियों से नहीं जुड़े हैं, उन्हें क्या करना होगा, वो कैसे जुड़ेंगे ताकि उनका योगदान हो सके आपके दूध उत्पादन का जो बढ़ाने का प्रयास है उसमें? देखिए, पशुपालकों को जोड़ने के लिए जितने भी बिहार में दुग्ध संघ हैं और हमारा 2 यूनिट जो है वो हमारे पास एक पूरा ही व्यापक टीम है और ये प्रतिदिन जो है हम लोग सर्वे कर रहे हैं गांव में जाकर के और जाकर के हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी दूध उत्पादक हैं उनके पास अगर सरप्लस दूध है और या दूध व्यवसाय के अगर वो पशुपालन उनके पास जानवर है, मतलब कोई भी गोवंश है उनके पास, तो उनको हम अपने नेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं सर्वे के द्वारा। और आने वाले 3 सालों में हमारी कोशिश है कि बिहार का कोई भी पशुपालक हमसे नहीं छूटेगा और सबको हम अपने साथ जोड़ के सारी समितियों में उनको कनेक्ट करके एक दूध व्यवसाय के साथ जोड़ लेंगे। जी साथ ही जी हाँ, जो कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बता रहा था, साथ ही साथ जो अभी जो हम पूरा का पूरा जो व्यवसाय और पूरा का पूरा जो दुग्ध उत्पादन के साथ है कर रहे हैं, इसमें एक और पहल की गई है जी पूर्व में। हमारा जो बरौनी डेयरी है उनके द्वारा या फिर दूध से दूध संघों के द्वारा भी हम लोग गोबर का भी हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाने का कोशिश किया है कि बायोगैस बनाएं और बायो फर्टिलाइजर बना करके हम अपने किसानों की आय की वृद्धि को कैसे करें। बरौनी ने पिछले 2019 से इस पे काफी काम किया है और गोबर को लेकर के उन लोगों ने गोबर गैस बनाया है और एक बड़ा ही, जैसे हमारे जो सीमांत किसान होते हैं जिनके पास 3 जानवर, अधिकतम 3 जानवर होता है, तो एक ऐसा बायोगैस प्लांट लगता है जिससे कि अगर 5 या 6 व्यक्ति का परिवार है तो उसका पूरा का पूरा परिवार का एलपीजी का रिक्वायरमेंट जो है उस गोबर गैस के प्लांट से चल सकता है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है ये। साथ ही साथ जो स्लरी निकलता है उसका मानकर हम चलते हैं कि 1, 2 या 3 जानवर है, उससे निकला हुआ गोबर, उसको जो हमने बायोगैस बना लिया, उससे जो स्लरी निकला, उस स्लरी का 30 से 40% हिस्सा जो है वो वहां के लोकल खेती में उसका उपयोग हो जाता है, एक अच्छे जैविक खाद के रूप में काम करता है। बचा हुआ जो स्लरी है उसको हम लोग एक क्लस्टर बना करके हम स्लरी प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं, जहां पे उस स्लरी को हम लोग उसको डिवॉटर करके उसके पानी को निकाल करके वापस उस डिवॉटर्ड स्लरी को भी हम यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड के लिए। और साथ ही साथ जो ड्रायड स्लरी है उस ड्रायड स्लरी में हम कुछ और अच्छे गुणवत्तापूर्ण फॉस्फेट्स और ये मिला करके हम बायो फर्टिलाइजर भी बना रहे हैं और ये बायो फर्टिलाइजर का बहुत बढ़िया मार्केट है। और आने वाले समय में हमको तो लगता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना इनेबल करेगा हमारे किसानों को और इतना स्ट्रांग सपोर्ट देगा जिससे कि हमारा जो है गांव के स्तर पे जो एक एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करेगा। और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर का जो हम जो बात करते हैं ना, रासायनिक खाद का और जैविक खाद का, इन दोनों के जैविक खाद के रूप में बहुत बड़ा सपोर्ट देने जा रहा है आने वाले समय में। रुपेश जी फिर आपके पास आएंगे। विनय जी इस मामले में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस स्कीम को लेकर? जी विनय जी आपसे ही मुखातिब हैं, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इस पर? ये जो भी कह सकते हैं गोबर गैस प्लांट की बात हो रही है किसानों के लिए या फिर उनके अभी मतलब कह सकते हैं मल्टीपल उपयोग की बात हो रही है, पंचगव्य एक शब्द आया था हाल के वर्षों में, जरा इस पर आपसे हम चाहते हैं, क्या कह रहे हैं आप? जी जी नाम पूजा पाठ में आप जी जी तो देखिए गाय का हर प्रोडक्ट जो है दूध हो, गोबर हो, मूत्र हो, सबका उपयोग अच्छा से किया जाए तो किसान के लिए और लाभदायक, उसके आय बढ़ाने के लिए भी बहुत सहयोगी है। जी जैसे कहा जाता है आम का आम गुठली के दाम। जी 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 तो आगाई दूध आप खाइए पीजिए, है ना, बेचिए, उसके बाद जो गोबर है तो गोबर से गोबर गैस बनेगा तो घर का खाना बन जाएगा। जी जी और अभी की स्थिति में और जो उसके अवशेष होंगे वो खाद के रूप में जी जी खाद के बन। जी जी खाद को फिर अपना खेत में डालिए। जी जी खेत में जो है उर्वरक का कमी होने लगा, रासायनिक खाद कमेगा। जी जी गैस से आपका एलपीजी का मारामारी अब होने लगा है। जी जी बिल्कुल युद्ध में देख रहे हैं। जी जी मतलब आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ सकते हैं अगर हमने इस योजना को बहुत अच्छे से। चलिए मतलब समय कम है, रुपेश जी आपके पास आना चाहेंगे। ये जो 40 लाख लीटर 40 लाख जो मीट्रिक है उत्पाद, उसको 1.25 करोड़ करने का जो लक्ष्य 5 साल में, वो कैसे मतलब आप पूरा कर पाएंगे? क्या इसके लिए विशेष आपको लगता है, आप काफी वर्षों से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, क्या करना चाहिए? कैसे किसान और सरकार बाकी लोग मिलकर काम करें, पशुपालक, ताकि इस लक्ष्य को हम जल्दी जल्दी हासिल कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे?
इसकी एक व्यापक योजना बना ली गई है राज्य सरकार के द्वारा भी, और हमारे कॉम्फेड के जितने भी टीम है उनके द्वारा, और हमारे जो जितने भी हमारे उच्च स्तरीय प्रबंधन है उनके द्वारा। देखिए, हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों को सोचना पड़ेगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमारे किसानों को इनेबल करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट देना पड़ेगा अच्छे नस्ल के द्वारा, फीड के द्वारा, वेटनरी सर्विसेज के द्वारा, जिससे कि हमारा पशुपालक जो है वो सुदृढ़ हो सके, वो सेफ रहे। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जो भी दूध उत्पादन हुआ है उसको हमारे प्रोसेसिंग क्षमता को देखना पड़ेगा, जहां पे अच्छी तरह से इसका प्रोसेस किया जा सके। जब हम उसको अच्छी तरह से प्रोसेस कर लेंगे तो एक अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके एक अच्छा बाजार दें। अच्छा, एक आखिरी सवाल जल्दी से, चूंकि शहरी इलाकों में आपके डेयरी के बहुत उत्पाद हैं, उपलब्ध हैं और उसका इस्तेमाल भी होता है, ग्रामीण इलाकों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? राइट। शहर में हमारी जो है हमने एक अच्छा बाजार नेटवर्क को तैयार कर लिया है जी। तो दो ऐसा एरिया जहां पे हमें अधिक ज्यादा काम करने की जरूरत है। पहला तो हमारे ग्रामीण जिसके आप चर्चा कर रहे हैं, तो राज्य सरकार की जो योजना है उसमें हमारे जितनी भी पंचायत हैं, 8,054 पंचायत, 53 पंचायत जितने भी हैं बिहार के, हर एक पंचायत में एक सुधा का बिक्री केंद्र खोलना है, जिस पे भी काम शुरू किया जा चुका है और इस पे हम काफी जोर शोर से काम कर रहे हैं। एक योजना बना ली गई है। इसके अलावा तो ग्रामीण पंचायतों को आच्छादित करके एक सुधा बेचती है, जिसमें हम जीविका दीदी का भी हमको सहयोग मिलेगा। अगर उनके द्वारा कोई बिक्री केंद्र चल रहा है तो उसको हम सुधा के बिक्री केंद्र में इनेबल कर देंगे, सपोर्ट देंगे, पूरा का पूरा नेटवर्क होगा, कोल्ड चेन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे वहां पे, जिससे कि ये पूरा का पूरा एक सेफ कंडीशन में अच्छे तरह से प्रोडक्ट हमारे पास चला जाए। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को हम बिहार के बाहर भी लेके जा रहे हैं। वर्तमान में हम जो है गुवाहाटी में काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष में हमको आजादित होना है। हम एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब कह सकते हैं कि बिहार के पशुपालक जो है उनका नेटवर्क बढ़ रहा है, उनकी जो क्षमता है वो अधिक हो रही है और आने वाले दिनों में जो बिहार सरकार का लक्ष्य है वो हम हासिल करेंगे। चलिए, समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप दोनों को हम अपने सभी दर्शकों की तरफ से बधाई, धन्यवाद देते हैं। रुपेश जी आपको भी, विनय चौधरी जी आपको भी, और हम अपने सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं कि आप सब डीडी बिहार के साथ बने रहते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए डीडी बिहार। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।